तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल, ठीक है। भूगोल में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम थोड़ा सा उपोषण पोषण करके बचे बचे लिखा हुआ है, जानबे करते हैं। उस चैप्टर का अभी अंतिम समय है, अंतिम सांस से गिन रहा है ये चैप्टर, ठीक है। बहुत जल्द जो है इसको भेज दिया जाएगा अपने धाम में। नहीं तो जो नहीं आएगा वो कैसे समझेगा? ये काहे ला बन रहा है क्या जी, ये बनाने का फिर मकसद है क्या? जब फिर हमको समय देना पड़े तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? ये मेन, इसका मेन मोटिव तो यही था ना कि समय बचाया जा सके, है ना। जो लोग नहीं है वो लोग आराम से सुन लेंगे। फिर अब हम दोबारा मान लीजिए कल होकर फिर नाटंकी करिए रहे हैं तो क्या लिए जरा सुतेगा घर जाके, क्या जी, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व होता है ना 1 किलोमीटर, ठीक है, एक वर्ग मीटर के अंतर्गत में, एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में आने वाले लोगों की संख्या। जैसे अगर मान लीजिए एक क्षेत्र को पकड़िए, भारत जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा भारत क्षेत्र है, ठीक है। भारत का क्षेत्र अपने हिसाब से बड़ा है, जो कच्ची बनाती है, जो भी बना हो, ठीक है। भारत का जो भी क्षेत्र बना हो उसमें से जो भी क्षेत्र हो तो उसमें से 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा इस तरफ का वर्ग को पकड़िए, ठीक है। और इस क्षेत्र में देखिए कितना आदमी निवास करता है, ठीक है, उसमें कितना आदमी निवास करता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में जितने लोग निवास करते हैं वह उसका घनत्व कहलाता है। इस क्षेत्रफल के अंतर्गत 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल को मापिए और देखिए कि इन घरों में, इतने जगहों में कितना घर है, घर की संख्या कितनी है। मोटा मोटी आप करिएगा तो ऐसे मालूम चल जाता है, काउंटिंग हो जाता है। आपको मालूम चला कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस क्षेत्रफल के दायरे में अगर 500 लोग रह रहे हैं तो उस क्षेत्र का घनत्व है 500, ठीक है। उस क्षेत्र का घनत्व 500 है, ठीक है ना। ऐसा जनसंख्या घनत्व समझ में आया। हाँ। जब कभी जनसंख्या घनत्व गिना जाएगा तो ऐसे ही गिना जाता है, 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा को मेजर करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देता है। क्षेत्रफल निकल गया, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितने भी लोग निवास करते हैं वह उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो वो एक के जगह नहीं नापते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिहार का जनसंख्या घनत्व चेक करना है तो लगभग हर एक गाँव में देखा जाता है, ठीक है। हर एक गांव में तो कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ भी लगता है कि ये कुछ, जैसे मान लीजिए 38 जिला है तो 38 जिलों में विशेष स्थानों को चुन लिया जाएगा और वहाँ का 1-1 किलोमीटर के दायरे का एक डेटा मंगवाएगा और डेटा मंगा के सबका एवरेज निकाल देगा, औसत निकाल देगा। औसत घनत्व निकल के आ जाता है। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए कुर्थौले का बात करते हैं, कुर्थौले इस यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, ऊपर जाएंगे तो उधर खाली खेत भी है, तो वहाँ पे कैसे काम होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं उस हिसाब से मेजरमेंट लेके चला जाता है कि जहाँ पर घर लोग ज़्यादा बनाए हुए हैं उस क्षेत्र को लेकर के। तो वैसे ही जनसंख्या घनत्व होता है। समझ में आ गया होगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। उसी से मिलता जुलता ही चैप्टर आगे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, तीव्र ढाल। तीव्र ढाल मतलब क्या, जिसका ढाल बहुत ज़्यादा हो, बर्थडे टोपी जैसा, है ना। किसके जैसा, बर्थडे टोपी जैसा। हाँ, बर्थडे का जो कैप होता है एकदम तीव्र ढलान वाला जो क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे लोगों का निवास करना बड़ा मुश्किल है ना। लोग कैसे बना के रहेगा, बना सकता है, रहता भी है, लेकिन मुश्किल है बना पाना। तो वहाँ पे लोग निवास करते हैं, थोड़ा सिस्टम बना करके अपना घर वर थोड़ा काट छाट करके कैसे करके घर बनाते हैं और बना के उसमें रहते हैं, बट बहुत कम। वहाँ पे तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम रहता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उपलब्ध सुविधाएं उस तरह से उपलब्ध नहीं है। आपको जाना आना करना पड़ेगा तो भाई नाटक होता है। और मूवीज़ में कभी शॉर्ट्स वगैरह टीवी वीडियो देखिएगा ना, तो वैसे रास्ता में बनाया हुआ रहता है, पूरा एकदम अजीब टाइप का रास्ता रहता है, ट्रैक्टर से सॉरी बाइक से लेके जाता है, एकदम बड़ा खतरनाक टाइप रास्ता बना रहता है, और लड़कियां तक एक्सपीरियंस रहती है वो रास्ता में चढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब समझिए कि इतना चौड़ा सा रास्ता है और उन रास्तों में बाइक से जो है कुछ सामान लेकर, दूधो लेके जाना है तो बाइक से लेके जाना है, क्योंकि नहीं लेके जाएगा तो दिक्कत है। वहाँ से उसको नीचे आना है तो बाइक से आना जाना करती, नहीं आना जाना करेगी तो दिक्कत नहीं है, समय लगेगा उसको, पैदले आएगी फिर जाएगी, समस्या होगा। तो लड़की तक वहाँ पे अच्छे खासे चलाना जानती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को, आप लोग को जरूरत नहीं पड़ता है तो आप लोग नहीं चलाते हैं, तो आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत पड़ता है वो तो चले भी करता है, उसके लिए आम बात है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप पंजाब में जाइएगा तो वहाँ लड़की लोग ट्रैक्टर चलाती है, खेत जोतती है, तो उसके लिए आम बात हो, सब रहती भी है एकदम दबंग, ठीक है। बिहारी लड़की और पंजाबी लड़की में अगर टक्कर हो गया तो हालांकि जीतेगी तो बिहारी है, लेकिन उन लोग का भी रहता है दबदबा, ऐसा नहीं है। बिहारी लोग लड़की लोग जीतेगी गरिया के, ऐसे ऐसे बात बोलेगी सब भाग जाएगा, लेकिन वो लोग लड़ेगी तो एकदम जो है ना खतरनाक लड़ती है, उठा के उठा देगी सीधे। जो दूध मक्खन घी सब खूब खाती है, सबका शरीर वो दिखिएगा मोटा मोटा रहेगा। कोई पंजाबी के नहीं दिखिएगा पतला दुबला टाइप का, कोई लड़का के देखे हैं पंजाबी के जनरली नहीं दिखिएगा, सब दूध मक्खन घी इतना ना खइबे करता है ना, भैया मोटेले रहता है एकदम, ठीक है। सब रहबे करता है एकदम, सबका बातें अलग है, सब शेर जैसा अपने आप को बनाता है ना। लोग का डायलॉग सुना है ना कि जो गिदड़ों से मैं शेर बनावा तब गोविंद सिंह नाम का ऐसे करके है, सुना है नहीं सुना है, सुनिएगा बाद में, ठीक है। तो वो तीव्र ढलान वाला जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है ना, वहाँ पे लोग कम रहते हैं,
क्योंकि भाई समस्या है, ऊपर जाना आना काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन जहाँ पे समतल सपाट मैदान है, हरे भरे खेत है, प्लेन जगह है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि कार्य आसानी से हो सकता है, रहना वहना आसान हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या होता है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, जबकि उपजाऊ मिट्टी और समतल भूमि में के कारण मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इसका अर्थ समझ होता ही क्या होगा। तो आप जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये समझने के बाद चलिए बढ़िया। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, खेती का काम करते हैं, उन लोगों का मेन काम है कृषि, मतलब कृषि का कार्य करके हम लोग अपना जीवन यापन बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक है, और चीज़ें देखिए, कृषि हो गया, यहाँ का जो है धान यहाँ का मुख्य फसल है, मेन फसल है वहाँ का धान। ये सब कहाँ का बात चल रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी उसी का पॉइंट चल रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी बेसिन, जो बेसिन बना हुआ है, बेसिन मतलब गंगा नदी है। आपको बेसिन किसको बोला गया था, वो पूरा का पूरा भूमि का क्षेत्र जो नदी का निर्माण करती है उसको बेसिन बोला गया था। तो बेसिन में नदी के आसपास तो जमीन आता है, भूमि आता है ना, तो उन भूमियों से जो उन भूमि, अब नदी के बगल में भूमि, तो भूमि उपजाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा, वहाँ पर खेती बाड़ी सब होगा, तो उसी भूमि का बात चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो क्या होता है, वहाँ का मुख्य फसल क्या हो गया, धान। अन्य फसल में वहाँ पे और भी फसल उगाया जाता है, जो हमारे, ये कहीं और का बात नहीं है, समझिए कि हमारा बिहार का बात चल रहा है। ये पटना बिहार भी हमारे उसी क्षेत्र में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में ही तो कहा तो भाग है ना। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी के अंतर्गत में पटना भी आता है, बिहार भी आता है। ठीक है, वो सारा का सारा बेसिन का बात है। अब इसमें हो गया गेहूँ, हो गया मक्का। तो क्या गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा ये सब हमारे पास नहीं उगता है, उगता है, जूट वगैरह सब हमारे पास आता है, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिहार में सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारा क्योंकि भाई बेसिन हम लोग का ही बातें चल रहा है, तो सिर्फ हम लोग का नहीं, और भी जितने भी भाग हैं उनमें से हम लोग भी इसी में भाग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फसल है धान, इसके साथ साथ में जो अन्य चीज फसलें उगाई जाती है वो है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। ठीक है, ये सब चीज़ उगाया जाता है, जूट वगैरह भी। अब पश्चिम बंगाल में जाइएगा, बंगाल के भाग की बात कर रहे हैं, बंगाल याद आ रहा है ना, पश्चिम साइड बंगाल जहाँ बांग्लादेश वहीं पास में, कोलकाता वगैरह। पश्चिम बंगाल और असम में जाइएगा तो वहाँ पे चाय का बागान, चाय वगैरह जो आप लोग सुबह सुबह पीते हैं। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में केला का ही बागान देखा जाता है। ठीक है, केले के बागान भी देखे जाते हैं, हाजीपुर वगैरह नहीं है, केला के लिए फेमस है, तो केले के बागान भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सब गंगा नदी के बेसिन का ही बात चल रहा है। गंगा, हम लोग के तरफ बिहार में बात करेंगे तो हम लोग के बिहार में कौन सा नदी है, गंगा नदी, तो हमारे लिए गंगा का बेसिन कहा जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का बेसिन, और दोनों बेसिन को मिक्स करके बोलेंगे तो ये पूरा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन कहलाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई मतलब बिहार किस बेसिन के अंतर्गत आता है, तो गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बिहार में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी का बेसिन बनता है। ठीक है, अब ये हो गया। बिहार एवं असम के कुछ भागों में क्या होता है, सिल्क के कीड़े, सिल्क का कीड़ा होता है, जैसे हमारे रेशम का कीड़ा देखा है ना, वैसे ही सिल्क का कीड़ा भी होता है, और सिल्क का संवर्धन करके उसको बनाया जाता है, मतलब सिल्क जो कपड़ा होता है ना आपका, वो बनाया जाता है। ठीक है, वो चीज़ होता है। अब ये जो आप लोग देख चुके हैं, इन लोगों का 8 क्लास से भी चला था, जहाँ पे ढलान मंद होता है। ठीक है, मंद ढलान वाला में क्या होता है, वेदिका कृषि किया जाता है, वेदिकाओं में फसल उगाया जाता है। वेदिका, जैसे आप लोग कभी नॉर्मली हवन वगैरह करते देखे होंगे पंडित जी को, तो हवन कुंड कैसा होता है, सीढ़ी टाइप का बना हुआ देखे हैं, रहता है ना, तो उसी को वेदी बोलते हैं, वेदी, हाँ वेदी। तो वेदिका कृषि कहा जाता है, क्योंकि भी सीढ़ी जैसा बना जाता है, जैसे ये सीढ़ी बना हुआ है, इस टाइप का सीढ़ी बना रहता है, वेदिका बोलते हैं। तो वेदी के रूप में बना करके कृषि का कार्य किया जाता है, तो वेदिका कृषि, वेदिका फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, वेदिका कृषि कहलाता है, आपकी दीदी है, ठीक समझे ना, तो वेदिका कृषि कहलाता है। समझ में आई वाला बात, जहाँ पे ढलान ज़्यादा होगा उस जगह में हम लोग वेदिका कृषि का कार्य करते हैं, मतलब वही जमीन को काट काट करके सीढ़ी जैसा बनाते हैं और बना के उसमें कृषि का कार्य चलते हैं, लोग का जैसा चल रहा था वही चीज़ आपके अंदर में भी। अब वेदिका कृषि क्या है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो मतलब याद भी रखिएगा, ऐसा समझ में बताइए क्या होगा, क्या होता है वेदिका कृषि। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या होता है, इसके जो मैदान है इसमें कुछ वनस्पतियाँ जो पाया जाता है उसके बारे में बात है, जहाँ सागवान हो गया, साखू हो गया, पीपल हो गया, ये सब जो है कुछ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाया जाता है। जैसे पीपल का पेड़ देखिए, गर्मी के मौसम में सारा पत्ता झड़ जाता है, पर्णपाती का मतलब क्या हुआ, जिस मौसम में पेड़ के पत्ते झड़ जाए, पत्तों का झड़ना पर्णपाती कहलाता है। ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में अक्सर मैक्सिमम पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, आम हो गया, पीपल, बरगद हो गया। कौन है जी, अरे खतरनाक लड़का था एकदम, ऐसे करके देख रहा था, दतवा दिखा कर। चलिए देखिए आगे, देखिए पर्दा लगाइए समझे। तो ये कुछ खास पेड़ जो वनस्पतियां हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत में पाया जाता है, उगता है। ठीक है, और अगर आइएगा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या होता है, घना बांस भी बहुत घना उगता है, बहुत घना घना, मतलब समझिए कि बांस का पेड़ बहुत घना घना बांस का पेड़ निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये बांस बहुत घना घना निकला एक ही जगह पे, और यही बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा हाँ बड़े बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। बांस हम लोग के घर देश में बड़ा अच्छा खासा उगता है, इधर नहीं दिखता होगा, कम दिखता होगा, बट ऐसे गाँव पे है। हाँ, तो हाँ जहाँ जहाँ भी हो,
हाँ वो सही बोल रहे हैं, बसवाड़ी बसेड़ ये सब उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है वहाँ पे पाया जाता है। इसमें क्या है, इसी के अगला पॉइंट है। अब सोचिए कि इतनी को खत्म हो गया, इतना ये भी इतनी हुआ है, तो दोनों के मैनेज कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। पूरा का पूरा जो डेल्टा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का, जो आगे का जाएगा सुंदरबन डेल्टा का जो जिक्र किया गया था, वो पूरा का पूरा मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन क्या होता है? जो खारे पानियों से घिरा हुआ हो, वैसा वन जो खारा पानी से घिरल रहता है। हम यहाँ पे लिखे भी हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन ऐसे पेड़ पौधों का समूह ही वन कहलाता है। ठीक है, जो समुद्र के किनारे खारे पानी और कीचड़ में उगते हैं। ठीक है, उसका पानी खारा होगा, नमक वाला एकदम होगा। ठीक है, उसमें उगने वाला पेड़ पौधे को मैंग्रोव वन कहते हैं। इसमें जनरली झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगती है ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे सभी उगता है, बट जो भी है। ठीक है, ठंडा और तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र रहेगा, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब में चीड़ हो गया, देवदार हो गया और फर, ये सब कुछ शंकुधारी पेड़ उगते हैं। मतलब जो शंकुआकार टाइप में उगता है। आप लोग जो क्रिसमस में पेड़ लाते हैं ना, उस टाइप का पेड़ उगता है जो शंकु के आकार का होता है। ठीक है, शंकुधारी पेड़ पाया जाता है, उसका आकार शंकु जैसा होता है। जैसे जनरली बर्फीला पेड़ है, बर्फीले क्षेत्र में जाइएगा ना, तो बर्फीला क्षेत्र में जब बर्फबारी होता रहता है, वहाँ पे आम कटहल पीपल जैसा हम लोग की तरफ उगता है। अगर वैसा पेड़ बन जाएगा तो सब टूट के नष्ट हो जाएगा। बर्फ गिरेगा, सारा पत्ता पे एकदम पूरा फैलल रहेगा, उसको चाप देगा, टहनिया के तोड़ देगा। क्योंकि सब तो पुष्पाराज टाइप झुकेगा नहीं वाला बात करता है, और नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा सारा का सारा। इसलिए उन लोग का पेड़ वैसा रहता है कि सारा जैसे हम लोग झोपड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही अपने बनल रहता है, समझदार रहता है। अब उस लोग का जो पेड़ जो रहेगा ना, वो मुलायम रहेगा, कठोर नहीं रहेगा, कठोर नहीं मुलायम टाइप रहता है। उसको तोड़िएगा तो आसानी से टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसी में बात क्या किया गया आपका, देवदार का बात किया गया ना जी। चीड़ हो गया, देवदार हो गया, तो ये सब देवदार जिसको हुमाद मत करें, देखें कैसे काट लेता है, खट खुट करके काट देता है। आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल माचिस का तीली देख लीजिए, उसका जो तीली होता है कितना कमजोर होता है। ये सारा का सारा बर्फीले क्षेत्रों से ही आने वाला पेड़ से पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सब बर्फीले क्षेत्र का पेड़ मजबूत हो ही नहीं सकता है, मजबूत रहेगा टूट जाएगा। वो लोग मुलायम रहता है ताकि भार पड़े, आसानी से झुके, ताकि जल्दी से गिर जाए, है ना। अब मान लीजिए कि अब आप लोग भी कैचिंग बॉल आता हुआ ऐसे अकेले रहिएगा तो चोट कस के लगता है, हाथवा नीचे करते हैं, झुका लेते हैं तो चोटवा कम लगता है, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ वही होता है, मतलब आके गिरा और आप झुक गए तो गिरे नीचे गिर जाएगा, और रहेगा एकदम टाइट कि हम पकड़िए लेंगे इसको, तो गिरते 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 भार आएगा, फिर उसका टूट जाएगा। इसलिए मजबूत पेड़ नहीं पाए जा सकते हैं बर्फीले क्षेत्रों में। ठीक है, जो कमजोर वाला डाली वाला था वैसे ही पेड़ मिलेगा, उस सब पे चढ़िएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, उस सब पे चढ़ना नहीं है कि कभी गए मान लीजिए कमसनी वगैरह में चढ़ गया पेड़ पे, तो जब तक मोटका पर चढ़िएगा तो काम चल जाएगा। ऊपर में जाइएगा फिर कहेगा ले बेटा ऐसे करके प्यार ना किया तो क्या किया, ऐसे करके गाना गाएगा फिर ठीक है, गिरा देगा, क्रिस का सुनेगा गाना करेगा, ऊपर से पेड़ा बोलेगा लेकिन गजब फेमस हुआ है कुछ फेमस हो जाता है, समझे ना जी। तो यहाँ पे जो है ये सब कुछ खास तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि मैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के कुछ वनस्पतियों के नाम बताएं, बता दीजिएगा क्या, यही क्या देवदार, चीड़, हाँ वो भी हो गया, वो भी कह सकता हूँ। ठीक है, ये मेन तौर पे इसका बात कर रहे थे। ठीक है, जो उत्तराखंड सिक्किम जो जहाँ पे ठंडे और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है मेनली। ठीक है, ऐसे वो भी जो आप बोले वो भी सही है, बट ये वाला जो बात है ना, जनरली ठंडा क्षेत्र जहाँ पे का जलवायु ठंडा है, बर्फ वगैरह गिरता हो, और जहाँ का ढलान भी थोड़ा ज़्यादा वाला टाइप हो, तो उस टाइप का चीज़ें वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बहुत नाजुक टाइप का पेड़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव का बात कीजिएगा तो वन्य जीव यहाँ पे जो जीव जंतु पाया जाता है वो क्या क्या होगा, जो हम लोग की तरफ पाया जाता है वही सब क्या क्या रहेगा, हाथी मिलेगा, बाघ मिलेगा, हिरण मिलेगा, बंदर मिलेगा, ये सब कुछ सामान्य जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सिंह वाला जो गैंडा है ये थोड़ा फेमस है, ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन में घुसिएगा उधर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देगा, इसका फोटो भी आपके बुक में है, देख लीजिएगा आराम से। हाँ, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलेगा। और बंगाल टाइगर हो गया, मगर वही मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब डेल्टा में आपको ये सब चीज़ें मिलेगा, ये सब पाया जाएगा। घड़ियाल कैसा होता है, मगरमच्छ की जैसा? हाँ, उसी के जैसा होता है, थोड़ा सा परिवर्तन है। दोनों का फोटो देखिएगा तो आप ज़्यादा समझ पा जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो उस डेल्टा में घुसिएगा तो आपको ये कुछ वन्य जीव वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन जीव जंतुओं के नाम क्या क्या है? हाँ, और बंगाल टाइगर, ब्रह्मपुत्र बेसिन का स्पेशली पूछ दिया जाए या स्पेशली, हाँ तो ब्रह्मपुत्र, अगर देखिए ये जैसे ये पूरा बेसिन को लगभग देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र बेसिन में घुसिएगा ना तो स्पेशली हो गया आपका क्या, एक सिंह वाला गेंडा हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब कुछ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के खास तौर पर डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि हम लोग की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, बट मेन तौर पे वहीं पाया जाता है, जलवायु के हिसाब से उसके लिए वहाँ पर सूटेबल है। ठीक है, जलीय जीव में आइएगा तो यहाँ पे जलीय जीव और आहार भोजन की बात कीजिएगा यहाँ के लोगों के लिए खास तौर पे, तो जलीय जीव में क्या हो जाएगा, नदी में जो है साफ जहाँ पे झील में पाया जाता है, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी होगा, उसमें नदी झील हो गया, या फिर बंगाल का जो खाड़ी नदी समुद्र वगैरह हो गया। क्योंकि उत्तर में घुसिएगा बिहार या फिर जाइएगा उधर तो बंगाल मिलेगा, बंगाल के पास में क्या है, बंगाल की खाड़ी। समुद्री क्षेत्र का बात कीजिएगा तो हमारे लिए कौन सा पास में है, बंगाल की खाड़ी, वही समुद्र हमारे लिए पास है। बिहार वासियों के लिए सबसे पास में कौन सा है ना, इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना है जी।
है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, हिंद महासागर है, और इधर कौन सा सागर अरब है, सागर। अरब सागर है। तो हम लोग इधर रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, तो इधर कोलकाता, इधर से हम लोग का बंगाल खाड़ी में आता है, तो बंगाल की खाड़ी का बात किया गया। फिर इसके बाद हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ झील वगैरह हो गया, फिर साफ जल जहाँ से आता हूँ वो सब में क्या क्या मिलेगा आपको, रोहू नाम का मछली हो गया, जिसको रेहू रेहू कहते हैं, वही रोहू है, रोहू हो गया, कतला हो गया, हिलसा हो गया, ये सब कुछ मछलियाँ हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत भारी मात्रा में सब चीज़ मिलता है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य आहार है वो मछली और चावल है, मछली चावल। हाँ, बड़ा फेमस है बंगाल में, जाइए तो मछली का बहुत वैरायटी आपको खिलाया जाएगा। वहाँ के लोग बहुत मछली वछली सब खाने में बहुत पारंगत है, ऐसे खाते सारे कुछ है, चिकन विकन सब चलता है, मटन मटन सब चलता है, मछली थोड़ा ज़्यादा प्रचलित था। पहले के टाइम में मछली ज़्यादा था क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, वो ज़्यादा निकलता था। अब है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया, कोई भी चीज़ आप कहीं भी आसानी से मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, तो चिकन विकन सब कहीं भी आम तौर पर मिल जा रहा है। पहले थोड़ा मुश्किल था, ले जाने में भेजने में समस्या था, ठीक है ना। तो पहले जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मिलता था वो चीज़ उसके लिए प्रसिद्ध था, मछली उस लोग के लिए प्रसिद्ध था। अब है कि चिकन अंडा मुर्गा कहीं भी चल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, तो कहीं भी मिल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये जलीय जीवों के जीवन का बात हो गया, कहाँ का, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन का। इसके अलावा और भी बातें होगा, बट आपको थोड़ा ही पढ़ना है, ठीक है, बुक के हिसाब से ही सारा कुछ हम आपको दिया है। अब उसमें एक मछली एक मछली पाया जाता है जिसको अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। वो अंधी रहती है। हाँ, वो अंधी होती है, उसका नाम होता है सूसू, सूसू मछली। सर तो पानी में चलती कैसे है? चलती कैसे है, तैरती कैसे है? तैरती है, चलता है रे तरंगों के माध्यम से। शिकार कैसे करते हैं? शिकार आ गया खा जाएगा। पानी वाला कैसे चलेगा? चलेगा पता, रुकिए बताते हैं, अभी सुनिए पहले, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में जो घुसिएगा ना, तो वो मछली पाया जाता है। यहाँ के बाद ये था मछली चावल, इसका पॉइंट था, यहाँ के बाद उधर था, इसमें इसमें जोड़ दिए थे। इधर देखिए इधर देखिए सूस, जिसको अंधे डॉल्फिन कहा जाता है, नामक एक डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है, जिसका उपस्थिति की वजह से क्या होता है ना, जल शुद्ध है नहीं शुद्ध है वो बताता है। उसकी उपस्थिति से हम लोग को मालूम चलता है कि जल कितना शुद्ध है, प्योर है। अभी क्या है ना कि बहुत सारा इसमें औद्योगिक जल इतना आ रहा है, गंदगी इतना इसमें डाला जा रहा है नदियों में, समुद्रों में, जिसकी वजह से ये डॉल्फिन मर रही है। अंधी डॉल्फिन। हाँ मर रही है क्योंकि नदियाँ प्रदूषित है, ये साफ पानी में ही रहता है। अब साफ पानी मिल नहीं रहा है तो मर रही है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई गंदा पानी हो रहा है, सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अच्छा जल में रहवे करती है और गंदा पानी हो रहा है मतलब मर रही है। अंधी डॉल्फिन सिर्फ स्वच्छ पानी में। हाँ, स्वच्छ पानी में। कोई भी मतलब जो भी है, हर किसी का, हर व्यक्ति का बनावट है। जैसे आप ही को नॉर्मल आप शुद्ध जगह रह रहे हैं, अभी यहाँ पे मान लीजिए कोई एकदम एकदम कड़कड़ा के मार के आ जाए, कोई परफ्यूम एकदम महका दे, रह पाइएगा? यहाँ पे धुआं कर दे, भर दे, धुआं भर दे, धुआं में अगर कस के बहुत गहरा टाइप का धुआं कर दे, रह पाइएगा? नहीं, क्योंकि हमारा शरीर धुआं के लिए नहीं बना हुआ है, हमारे लिए सांस स्वच्छ हवा चाहिए, न कि हमें धुआं चाहिए। ठीक है, तो जिसको जो चाहिए वो उसी में सर्वाइव करेगा। कोई व्यक्ति को धुआं कमरा में करके रात भर के छोड़ देगा, मर जाएगा सुबह तक में। मर जाएगा। क्या नहीं मरेगा? धुआं भरल है, सांस लेगा, धुआं घुस रहा है, शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, जा रहा है धुआं। सर, रूम में से धुआं नहीं निकलेगा। सिस्टम हम कह रहे हैं जैसे कि ऐसा धुआं जिसमें धुआं है, अब नहीं निकलेगा तो निकालिएगा तो निकल भी करेगा, लेकिन अगर धुआं में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, बट हमारे शरीर को जो है ना धुआं ज़्यादा पसंद आता है। मतलब फेफड़ा जो है ना, पढ़िएगा इस चीज़ को डीपली थोड़ा सा, हम लोग का जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? वो चाचा थे, हाँ, हीमोग्लोबिन चाचा करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन चाचा को ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यारा है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं में पाया जाता है, उनको ज़्यादा वो पसंद है। ठीक है, तो जब भी धुआं मिलता है ना तो उनको ऑक्सीजन वहाँ के छोड़ के लेके चल जाते हैं धुआं के। ठीक है, कौन? हीमोग्लोबिन और उठा के लेके चल जाता है, तो आदमी मर जाएगा ना। उसको चिंता नहीं है, मरे दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो उसको पसंद है तो अपना पसंद है, देखता नहीं पसंद कर भाग जाता है सब, परिवार जाए भाड़ में कोई मरे कोई जिए, हम तो लेके निकलेंगे, एगो के चक्कर में चल जाता है। डॉल्फिन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अंधी डॉल्फिन का बात चल रहा था। अंधी डॉल्फिन किस बेसिन में पाया जाता है? उसका एक और नाम सूसू। अब नाम है तो है भाई, अब इसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है, नाम है तो है, अब क्या कर सकते हैं, है ना जी। हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है मुस्कुराइएगा तो आपके बारे में गलत समझ आएगा कि आप बताइए उसी सब सोच रहे हैं। अब मान लीजिए इस बात पर कोई मुस्कुरा गया, कोई नहीं मुस्कुराया, जो नहीं मुस्कुराएगा वो सिंपल बात है, वो कहा नाम है भाई, समझाइए सा। जो मुस्कुरा गया तो उसके बाद क्या सोचिएगा कि वो सोच लिया है लगता है हमको तो सबका मुँह दिखते रहता है ठीक है, तो हमको समझा जाता है कि कौन सोच लिए क्या, है ना जी। ठीक है, तो वो अंधी डॉल्फिन कहाँ पाया जाएगा? उसका एक और नाम क्या है? ठीक है, तो जब गंगा नदी वगैरह जो है ना बर्फ गंदा हो गया तो उसको साफ करना एक जिम्मेदारी वाला काम हो गया, तो उसको जो है ना साफ करने के लिए एक
मिशन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको कहा गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें स्वच्छ मतलब नदी को नहीं, भारत को साफ करने का मिशन लॉन्च किया गया। नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे मिशन स्टार्ट किया गया था, नमामि गंगे, ठीक है, जो गंगा नदी को साफ करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गंगा नदी देखना आज कितना गंदा हो गया। क्यों नहीं साफ किया गंगा नदी को? गंगा नदी तो साफ नहीं हुआ, सरकारी नौटंकीबाजी है, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, मिशन अभी भी साफ करना ही अभी है। भी चल रहा है। हाँ तो एक दिन में थोड़ी साफ हो जाएगा, हालांकि हो तो जाइए करता, लेकिन थोड़ा लापरवाही है लोगों का, नहीं करता, लोग पैसा खा लेता है सब टाइप का, ठीक तरह से काम नहीं चलता है। बट प्रोसेस में तो है, उसके लिए फंड आता है सरकार की तरफ से, उस गंगा नदी को साफ करने के लिए फंड आता है। बट अब जो काम ही करने वाला थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा होगा घूसखोर टाइप का, तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए, भारत को साफ करने के लिए, भारत के कचरों को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन लिखा मिलेगा। आप लोग घर में गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला गाना सुने हैं, तो जो गाड़ी वाला आता है उस पर लिखल रहता होगा स्वच्छ भारत मिशन, इस टाइप का बैनर लगा रहता है, झाड़ू लेके अपना नाटक चल। हाँ वो सब है, बिहार में भी चल रहा है लोहिया स्वच्छता अभियान, तो बिहार के लेवल पे है, ये भारत के स्तर पे है, ठीक है। तो भारत स्तर का बिहार के गवर्नमेंट का अलग होता है अभियान होता है, और भारत के का अलग अभियान होता है, लगभग एक ही चीज़, वही सब चलते रहता है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन का बात क्या बोला कि जो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे 2014 में 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के दिन में ही 2 अक्टूबर, गांधी जयंती कब हुआ था 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है ना, ये नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छ भारत मिशन को शुभारंभ किए थे। इसमें गंदगी को साफ करने की बात किया गया था, ठीक है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में शहरों की बात हुआ कि इसमें जो शहर बसे हैं वो कैसे हैं, तो जो भी शहर बसा है वो मेन फेमस शहर को देखिए, ऐसे इसके अलावा और भी शहर है, बट फेमस का बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नर्मदा में कौन कौन नदी है, कई सारे, जैसे कि क्या है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, है ना। ये सब 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले जैसे हैं, 10 लाख, ये सभी जो देश बताया गया ना, इसमें अगर लोगों की आबादी देखा जाए तो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं इन सभी देशों में, इसके मतलब राज्यों में, मतलब शहरों में, सॉरी, ठीक है, इन शहरों में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई छोटे बड़े राज्य मतलब शहर हैं, इसके अलावा शहर है, गांव है, जो कि गंगे नदी को किनारे में बसा हुआ है, तो वो सबका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, सबका लिखा नहीं जा सकता है, सबका आपको पढ़ाया जाएगा जब आप इस डिपार्टमेंट में जॉब लीजिएगा तब बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले गांव शहर यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है कि जब ये सारा का जो फेमस नदी है, इसमें आबादी इतना ज़्यादा है, सब नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शहरों से जो गंदगी आएगा, शहर में गंदगी कहाँ से आएगा, जो लोग खा पी करके अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने घर को जो साफ करके जो गंदगी निकालते हैं, वो सब गंदगी कहाँ छोड़ेंगे, घर के बाहर में छोड़ेंगे। घर के बाहर से किसी भी माध्यम से वो आकर के नदी में ही मिलता है, ठीक है। जो फैक्ट्रीज लगा हुआ है, वो फैक्ट्रीज का भी जो गंदा पानी है वह भी आके नदी में ही मिलता है। तो शहर का पानी और उद्योगों का पानी आके कहाँ मिलेगा, नदी में, जिसकी वजह से नदियाँ क्या हो रही है, दूषित हो रही है, गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, दूषित बोलेंगे या प्रदूषित, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो नदी क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है। अब सारा तो भाई सिंपल सी बात है, प्रदूषित होगा तो प्रदूषण किसी भी सेंस में अच्छा तो नहीं होता है, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो बुरा होता है, वो हमारे लिए बुरा ही, हेल्थ के लिए ठीक ठाक नहीं है। तो वो गंदा हो गया, तो उसको साफ करने के लिए फिर से एक लॉन्च किया गया, क्या मिशन कार्य, जिसका लॉन्च किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम। यह भी लगभग 2014 में ही स्टार्ट किया था, जून के महीने में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, नदी का संरक्षण के लिए, नदी को साफ करने का, इसमें क्या करना है, नदी को साफ करना है, नदी को गंदा होने से बचाना है, संरक्षण करना है, प्लस और नदी के लिए जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं वो करना है। 3 काम, पहले कचरा को साफ करिए, फिर गंदगी ना होने दीजिए, तीसरा उसको बढ़ाने के लिए और अच्छे कीजिए, क्योंकि यही चीज़ तो चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, तो रोगी व्यक्ति को लिए क्या कर सकते हैं, पहले जो उसका बीमारी है उसकी बीमारी को ठीक करिए, बीमारी ठीक हो गया, अब उसको दिनचर्या ऐसा अपनाना चाहिए, ऐसे खानों को खाना चाहिए जिससे वो फिर से दोबारा बीमार ना पड़े, दूसरा काम। तीसरा, वो अपने हेल्थ को और अच्छा बनाए, उसके लिए उसको क्या है, और अच्छा चीज़ खाना पड़ेगा। तो ये 3 कार्य होते हैं, वही नदी के साथ अपना काम किया गया। गंदा है उसको पहले साफ करना है, उसको संरक्षण देना है ताकि वो और गंदा ना हो, ठीक है। साथ में और ऐसे ऐसे काम करना है जिससे वो नदी और अच्छा होता जाए। अगर नदी में नहीं पूरा गंदगी डलाएगा तो कहाँ पर गंदगी, कहीं जमीन पे, सड़क पे, जो खाली कचरा भी तो हमारे पास बहुत सारा है, खाली जमीन में तो हमारे पास बहुत सारा है, उन जमीन में ले जाके रख के उसको झाँप दीजिए, गाड़ दीजिए, गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा खुदवा के वो जो मिट्टी आएगा उस मिट्टी का इस्तेमाल कहीं सड़क को ऊंचा करने में कर दीजिए। जरूरत तो होता ही है ना जी, अलग अलग जगह में मिट्टी को हमको जरूरत तो पड़वे करता है, तो वहाँ से मिट्टी निकलवाइए, उसको गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में गंदगी डाल दीजिए, गंदगी डाल के उसको भरवा दीजिए, भरवा गया फिर वहाँ पे कुछ बनवा दिए, पार्कों को बनवा दीजिए आसानी से। पार्क तो सबसे बेस्ट होता है, गंदगी के नीचे में पार्क लगा दीजिए, मस्त एकदम, पेड़ पौधा भी अच्छे से उगेगा, सारा कुछ हो जाएगा। गंदगी जहाँ भरे हैं वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि बिल्डिंग भसक जाएगा, दबेगा ना, कीचड़ है दबेगा तो दरारें पड़ जाएगा, बिल्डिंग कमजोर पड़ जाएगा, वहाँ पे वो नहीं बना सकते। बट पार्क खुला चीज़ होता है, वो बना दिया जाए। प्लेग्राउंड बना दीजिए जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी चीज़ें बनाया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग का कोई चीज़ बनवा दीजिए, काफ़ी चीज़ें है। हमारे पास ज़मीन का कमी थोड़ी है, लेकिन लोग करता नहीं, क्योंकि उसमें पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, नहीं करता है लोग। सरकार, लोग क्या, सरकार नहीं करती है इस चीज़ों पर, ध्यान नहीं देता है। भारत देश में ही सिर्फ ऐसा जनरली चलता है, बाकी सभी देशों में सिस्टम बना हुआ है बहुत अच्छे लेवल का, बेहतरीन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया ना। तो बताइए नमामि गंगे कब से प्रारंभ हुआ था, किस महीने में, हाँ जून के महीने में, ठीक है। वो किस लिए शुरू किया गया था, गंगा नदी को साफ कर दिया।
हाँ, गंगा नदी को साफ और संरक्षण देने के लिए दोनों बोलिएगा साथ में, साफ करने के लिए और उसको संरक्षण देने के लिए। कौन से मिशन का शुरुआत किया गया था? नामांकन कब हुआ था? 2014 के स्वच्छ भारत मिशन कब? 2014 में 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 में। कौन किया था? नरेंद्र मोदी। है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसमें बात क्या था? शहर की गंदगियों को साफ करने का बात किया गया। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति क्या क्या है? देवदार। सर स्पेशली पूछे ठंडे और तीव्र। ठंडा तीव्र हम नहीं बोले हैं, तो आप वो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्पेशली कहें तीव्र और ढलान वाले क्षेत्रों में, मतलब ठंडे और तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में, या ठंडे प्रदेश भी बोल दिए, तो आपको वही बोलना होगा, सिर्फ देवदार, चीड़ और फर। ठीक है, ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया। अब छोटा सा चीज़ यातायात के बारे में, यहाँ पे आप जाइएगा, जैसे इस बेसिन में लगभग सारा कुछ आपके पास है। आप हवाई मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं, सड़क मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं, जल मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र है, तंत्र उपस्थित है। सुविकसित मतलब पूरा बेहतरीन तरह का, विकसित तरह का तंत्र उपस्थित है, जिसमें क्या है, सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, जल मार्ग भी है। जल में कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, पत्तन यानी बंदरगाह। बंदरगाह का तो नाम सुने हो, बंदरगाह का नाम सुने ना, जहाँ पे समझिए कि बोट उठा के लगता है, जहाँ से सामान में चढ़ाया जाता है, वो बंदरगाह होता है, उसी को पत्तन भी कहता है। तो महत्वपूर्ण पत्तन है कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में कौन सा नदी बहती है? हुगली नदी, है ना, वही नदी, यही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ही कट करके जाती है, तो उन नदी का नाम हुगली पड़ गया। सब कैसे ही पड़ा हुआ है, तो हुगली नदी हो गया, समझे। अब हाँ, यहाँ पे हवाई अड्डे भी शामिल है, मतलब क्या समझिए कि हमारे बेसिन में सब कुछ है। आप रेल से भी जा सकते हैं, सड़क से भी जा सकते हैं, हवाई से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये भी उपस्थित है। हालांकि जल मार्ग से आप कहीं भी नहीं जाइएगा। मान लीजिए आपको मन करे कि हम पटना से कोलकाता जाए जल के मार्ग से, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, बट आप चाहें तो जा सकते हैं। छोटा मोटा कोई बोट लीजिए, नदी में उतारिए, वहाँ से आप हुगली नदी पहुँच जाइएगा, पहुँच सकते हैं। बट आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, नहर नदियाँ थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा, कहीं भी उबड़ खाबड़ नाटकबाजी है, नदी में पानी में घुसिएगा, समय लगेगा, काफ़ी चीज़ें है ना। सड़क मार्ग से जाइएगा तो 4-5 घंटा में आपको उतार दिया जाएगा, ट्रेन में से जाइएगा तो। जरा लोग जाएंगे नहीं, पानी वानी में क्यों घुस के जाएगा जूट वैसे ही वहाँ। जब हमारे पास मान लीजिए अच्छा सुविधा उपलब्ध है तो क्यों फालतू का नाटक करने जाए। ठीक है, आपको कहेगा कि हमारा तैर के जाना है, तो भाई जाओ, तरह वो रोका थोड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो व्यक्ति जाए। तो यातायात समझ में आया। यहाँ का पर्यटन स्थल भी बड़ा फेमस है, सुनिए ना, पर्यटन स्थल। इस बेसिन में पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्रिया है, मेन काम है, मतलब कमाई का एक बहुत अच्छा खासा जरिया है। क्या? पर्यटन का घर। पर्यटन का मतलब समझते हैं क्या होता है? पर्यटन का मतलब आप बोले, हाँ बताइए क्या चीज़? हाँ, वही दार्शनिक स्थल जहाँ पे चीज़ें कुछ देखने लायक हो, कुछ ऐतिहासिक स्मारक वगैरह हो गया, कुछ बिल्डिंग टाइप का बनाना हुआ चीज़ें हो गया, वो सबको देखें। जैसे कि मान लिया आप लोग आगरा जाते हैं ताजमहल देखने, तो वो एक दार्शनिक चीज़ हो गया। ठीक है, पटना में गोलघर उघर जाते होंगे कभी कभार, तो ये सब एक देखने का चीज़ हो गया। तो ये सब पर्यटन का स्थल कहलाता है, जहाँ पे लोग आते हैं, बाहरी व्यक्ति आकर के घूमते हैं, चीज़ों को देखते हैं, टाइम पास करने, एंजॉय करने बस आते हैं उस जगह पे, कोई काम से नहीं आते हैं। वो सब पर्यटन स्थल है। काम से भी जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई गार्ड के काम करता है तो वो कामों करे जाता है पर्यटन स्थल में, तो एक अलग मैटर है, बट जनरली लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ दार्शनिक स्थल है वो क्या क्या है? देखिए, आगरा है तो आगरा में जाइए तो ताजमहल आपको मिलेगा, और भी है बट फेमस कुछ का ही बात करना है। ठीक है, इलाहाबाद में जिसका आज का नाम क्या है? प्रयागराज। करंट नाम क्या बदल गया है? प्रयागराज में। कब बदला? 2019 में। ठीक है, 2018 में बताया गया था, लिखे नहीं है बट सुन के याद रखिए ना भाई। 2018 में इसका पास हुआ था, मतलब बदला जाएगा, 2019 में लागू हो गया। 2019 से इसका नाम हो गया था क्या? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इसका नाम हो गया था, पहले इलाहाबाद था। वैसे इलाहाबाद जो है ना मुस्लिम लोग का, जैसे मान लीजिए जो आज उत्तराखंड, ये जो प्रयागराज है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, जहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पे है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही ज्ञान वापी मस्जिद है, जिसको लेके मसला चलते रहता है, अभी भी चल रहा है कोर्ट में, केस में। तो वो जो है ना, वो जो धरती है, वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था। तो ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो जो हमारा जो वो क्षेत्र है, मगध का धरती के अंतर्गत आता था, तो वो हमारे हिंदू धर्म के लिए ज़्यादा मान्य था, हिंदू लोगों के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था वो चीज़, हिंदुओं के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब मुस्लिम लोग का आक्रमण वगैरह हुआ था तो वो लोग अपना राज्य वहाँ पे स्थापित किया था, और उन्हीं लोग का नाम ये रखा हुआ था क्या? इलाहाबाद। ठीक है, तो जब योगी आदित्यनाथ वहाँ के ये CM बने, मुख्यमंत्री, अभी भी वही है। ठीक है, तो वो हिंदूवादी टाइप व्यक्ति हैं। ठीक है, वो समझिए कि मुस्लिम या किसी और धर्म को उतना नहीं भाव देते हैं, अपने धर्म का ही ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ावा दिए, तो वो क्या किए, नाम को परिवर्तित कर दिए, नाम बदल दिए। उन्हीं का नाम बदला गया कि भाई ये जो हमारा धरती है वो मुसलमान लोग का, वो लोग का नहीं है, हमारे देश के लोग हैं। ऐसे इसका प्रयाग का अर्थ भी होता है बलिदानों की धरती। प्रयाग का एक अर्थ होता है बलिदानों की धरती। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीर निकले हैं, ऐसे पुरुष निकले हैं जो मरे हैं, बलिदान दिए हैं अपने धर्म वगैरह की रक्षा के लिए। इसका भी एक प्रॉपर इतिहास है, उस समय आप पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो लोग मतलब समझिए ना कि यहाँ पे सीधा सा बात ये समझिए कि उस धरती पे हिंदू लोगों का योगदान ज़्यादा है, हिंदू लोग ज़्यादा बलिदान दिए। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए थे तो वो हम लोग को परेशान किए थे, तंग किए थे, हम लोग को तकलीफ दिया गया था। तो इसलिए जब वो बने तो बताया कि भाई इसका नाम हटा दिया जाए, जो होना चाहिए। और दूसरी बात,
पुरानका नाम भी प्रयागराज था। शुरुआती का नाम प्रयागराज ही था, ठीक है। प्रारंभिक नाम जो है ना प्रयागराज ही था, उसको बदल कर के किया गया था ये इलाहाबाद। कौन दिया था फिर इलाहाबाद? इलाहाबाद एक व्यक्ति आया था, उसका नाम हमको याद नहीं है। मुस्लिम था वो क्या? हाँ मुस्लिम ही था, उसको याद नहीं हमको। वही सब सर आकर वो के भी प्रधान वहाँ का नहीं। नहीं वैसा उस अरे वो लोग आता है तो भाई लड़ उड़ के आके नाटक करता है, वो लोग थोड़े वहाँ पे आके हीरो बनेगा, ठीक है। वो समझिए कि पॉलिटिकल जो नाटक हुआ था वो अंग्रेज लोग के आने के बाद हुआ था जनरली। वहाँ पे राजा महाराज लोग का जो शासन चलता था, ऐसा अभी भी कुछ राजा उजा का सिस्टम अभी भी है वहाँ पे। एगो मतलब राजा का क्या नाम है, करंट में जो एगो राजा है वहाँ के, नाम याद नहीं आ रहा, छोड़िए हमें। मतलब अभी भी कोई राजा लोग रहते हैं, बट वो राजा का नाम का है, मेन राजा तो योगी आदित्यनाथ है। बाकी वो सब इसी नाम के वहाँ के राजा बन रहे हैं, बस ऐसे ही इज्जत बचा के रखा हुआ है कि भाई पुरानी प्रथा है तो चलाते रह रहे हैं, है ना, बस वैसा कुछ विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा बात समझिए, इलाहाबाद कोई सिंपल दिमाग रखिएगा। इलाहाबाद का पहले इलाहाबाद नाम था, चेंज करके प्रयागराज बन गया। वहाँ पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, मिलता है, ठीक है। गंगा यमुना नदी आपस में मिलती है, तो उसी को प्रयागराज कहा गया, उसी क्षेत्र को प्रयागराज कहा गया, ठीक है। वो हो गया। ऐसे प्रयाग और भी होता है, इसका और भी अर्थ होता है, बट अभी सिंपल ज़्यादा नहीं घुसना है, सिंपल सा, ठीक है। तो गंगा यमुना का संगम जिसको प्रयागराज कहा गया, ये नया नाम बदल गया, पहले इसका क्या नाम था, इलाहाबाद नाम था, ठीक है। अब इलाहाबाद ये हो गया, चलिए। फिर यहाँ पे बौद्ध स्तूप हो गया, बुद्ध भगवान का जो स्तूप वगैरह बनाया गया। अब स्तूप क्या होता है, इसका एक प्रॉपर फोटो भी दिखाए थे, एक बार याद होगा, है ना। बीच में गुम्बद टाइप होता है, ऊपर में प्लस टाइप बना होता है, इधर लगा होता है, घेरे वगैरह टाइप का होता है, लोग घूमते घामते हैं, ठीक है। याद है, नहीं याद है तभी बाद में होगा फिर, ठीक है। अभी देखिए लखनऊ में जाइएगा तो इमामबाड़ा में जा सकता है। इमामबाड़ा तो याद होगा क्या होता है, इमामबाड़ा नहीं पता? इमामबाड़ा वो चीज़, भूल भुलैया का नाम सुना है, बड़ा फेमस है लखनऊ का जो भूल भुलैया, उसी को इमामबाड़ा कह रहे हैं। उसी को इमाम अल्फाज उद्दौला नाम था उस व्यक्ति का, अगर मुस्लिम लोग ही था, अल्फाज उद्दौला नाम था उसका। वो क्या किया था ना, वही बनवाया था इमामबाड़ा, भूल भुलैया। अभी भी प्रचलित, अभी भी आप जाके घूम सकते हैं वहाँ। भूल भुलैया नाम है, हमारा आज भूल भी जाता है। हाँ आप जाइएगा तो गुम हो जाइएगा, लगेगा कहाँ आ गए हम, किधर जाएं, उस तरीके से बनाया हुआ है। अब वो आज का नहीं, बहुत पहले का बना हुआ। सर तो मिलता है वो आदमी कौन जो भूल जाता है। मिलेगा, कोई टकराएगा आपको, अरे कहा ये तू कहाँ से हो, बिहार से, देखो ना हम अली भुला गई, ऐसे करके बोलेगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा सर मतलब लोग फिर बाद में निकल जाता है। निकलेगा नहीं, निकलेगा, निकल जाइएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भूलते भालते निकल जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय लग जाएगा, निकल जाइएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको मार्किंग बताया रहता है कि आपको ना पता चल रहा हो तो आप मार्क का इस्तेमाल करके निकलिए। और मान लीजिए फिर भी आप नहीं निकले तो फिर आपको निकाला जाएगा पकड़। तो वहाँ पर नेटवर्क तो होता होगा। क्या चीज़? मार्किंग है तो मार्किंग आपको वैसे नहीं ना करना होता, एकदम साफ साफ नहीं रहेगा, सिस्टम तरीके से रहता है। पहले घुसिए ना, उसके बाद ज़्यादा समझना आएगा चलिए ठीक है। तो इमामबाड़ा हो गया, जो भूल भुलैया हो गया वहाँ का। असम में जाइएगा तो असम में काजीरंगा हो गया, ठीक है। काजीरंगा एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे जानवरों को संरक्षण दिया जाता है। जो विलुप्त हो रहे हैं ना जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है सरकारी तौर पे, उसको नष्ट नहीं किया जाता। उसमें मेन तौर पे ये फेमस है बाघ को रखने के लिए, यहाँ पे बाघ का संरक्षण किया गया है मेन तौर पे। हाँ ऐसे और भी जानवर है, कई सारे जानवर इसमें है, बट मेन तौर पे बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कौन? काजीरंगा। कहाँ का? असम का। असम का काजीरंगा जो क्षेत्र है वो एक राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि जानवरों को का संरक्षण देता है, स्पेशली बाघ का, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जाएगा तो मानस वन्य प्राणी अभयारण्य हो गया। सब अभयारण्य का नाम है, अभयारण्य में क्या ही होता है, पशु पेड़ पौधा सबको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। जैविक उद्यान ये सब चीज़ बारे में पढ़ भी किए आप लोग, याद भी होगा, है ना। आप लोग नहीं, लोग पढ़े थे, इन लोग का हुआ था, ठीक है। ये हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पे जो जनजाति जो संस्कृति है, वहाँ के लोगों का जो संस्कृति है, उन लोग का जो कल्चर है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। उन लोग का शादी ब्याह का तरीका, उन लोग का जो फेस्टिवल्स है, कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे कि जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं उन लोग का संस्कृति कल्चर कैसा है, उन लोग कौन सा फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब देखा कीजिएगा कभी, ऐसे जैसे मान लीजिए अभी पढ़ के गए घर, आलतू फालतू फ़ोन में देखने से अच्छा है कि ये सब देखिए, आपको सीखने को मिलेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको जब वो सब सीखिएगा तो आपको घूमने का इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए आपसे पूछे कि चलिए कहीं घूमने के लिए, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, कहाँ बताएं, कहाँ घूमने की बात है, जानते हैं तीनों के उठा के फेंक देंगे अभी देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी आदमी का क्षेत्रफल निकल रहा है वो जनसंख्या के घनत्व कहलाता है। कुछ बोलिए। एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद बताइए वहाँ के लोगों का मुख्य फसल क्या है? धान है। मेन व्यवसाय क्या है? धान के साथ साथ और क्या क्या उगाते हैं? मक्का, गेहूं, ज्वार, चना, बाजरा और इत्यादि। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के अंतर्गत ज़्यादा लोग किस जगह पर रहते हैं, ढलान वाला में या प्लेन वाला, समतल वाला में? क्यों वहाँ रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर फसल का आसानी होती है। हाँ फसल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ज़मीन भी है, जो दैनिक कार्यक्रम में रहना सहना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, बढ़िया है।
पश्चिम बंगाल और असम में क्या प्रसिद्ध है, क्या होता है? चाय की बागानी होती है ना, मेन तौर पे चाय का बागानी किया जाता है। केला वाला तो हो ही गया, ठीक है। बिहार और असम में कुछ लोग जो है कहीं पे सिल्क का कीड़ा भी, सिल्क भी काम होता है, इसको रहने दीजिए। मंदढाल में कौन सा कृषि किया जाता है? वेदिका कृषि। वेदिका कृषि किया जाता है ना, वेदिका फार्मिंग या वेदिका कृषि किया जाता है। वेदिका फार्मिंग या वेदिका कृषि क्या होता है? सीढ़ीनुमा कृषि में खेती होता है। तीर ढलान वाला क्षेत्र में हम लोग उसको क्या करते हैं? सीढ़ीनुमा टाइप का, यानी कि समतल टाइप का जमीन बनाते हैं और बना करके उसमें कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है, बढ़िया है। वेदिका कृषि हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सा ये वनस्पति पाया जाता है ना, ये सब वनस्पति पाया जाता है। अगर ठंडे क्षेत्र की बात करें तो हाँ, ठंडे प्रदेश में मजबूत पेड़ होगा या कमजोर या नाजुक? ना कमजोर नाजुक टाइप का होगा। मजबूत पेड़ पाया जा सकता है? नहीं, ठीक है। ये जो देवदार ये सब का जो पेड़ है वो किस टाइप का वृक्ष होता है? शंकुधारी टाइप का वृक्ष होता है। वन्य जीव कैसे कैसे हो, क्या क्या होते हैं यहाँ पे? हाथी, बाघ, हिरण, बंदर और मेन तौर पे एक सिंग वाला गैंडा। वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। हाँ और ठीक है, बढ़िया। घड़ियाल किस बेसिन में पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ठीक है। नदी में कौन कौन से मछलियाँ पाई जाती है? अंधी डॉल्फिन, पूरा बोलिए। हाँ, रोहू, कतला, है ना, हाँ, ये मछलियाँ पाई जाती है। इस यहाँ का मेन भोजन क्या है? मछली चावल प्रसिद्ध फेमस टाइप का भोजन है। अंधी डॉल्फिन का मेन काम क्या था? पाया जाता है, ठीक है। अब वो रहने से क्या हम लोग को मालूम चलता है? जल कितना स्वच्छ है ना। जल गंदा होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है, बढ़िया। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1914 में। कौन किया था? नरेंद्र मोदी। क्यों किया गया था? भारत को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। कौन कौन से नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं? शहरों के नाम क्या क्या हैं? इलाहाबाद, कानपुर, पटना, कोलकाता, वाराणसी, हाँ, इन सभी, लखनऊ। हाँ, इन सभी शहरों की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा लगभग, इन सभी शहरों की, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा घनत्व वाला है, जिसकी वजह से जनसंख्या ज़्यादा है, कचरा भी ज़्यादा पैदा होगा, तो नदियाँ क्या हो रही है? गंदी। तो नदियाँ को साफ करने के लिए कौन सा मिशन लाया गया? कब लाया गया था? 1900 करने से जून के महीने में। हाँ, जून 2014 में लाया गया था। चलिए, बढ़िया है, ये शुरू किया गया था। यातायात में क्या क्या सुविधाएं हमारे पास है? रेल मार्ग, जलीय मार्ग, हवाई जहाज। हवाई मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग में हम जो है वहीं जाएगा। जल मार्ग बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, क्योंकि जल मार्ग हर जगह उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जो सभी जगहों पे नहीं है, क्योंकि वैसा कोई खास जरूरत नहीं है। समुद्री क्षेत्रों में ज़्यादा मेन तौर पे होता है, बाकी सभी जगह पे जो भी चीज़ें तो है ना, ये बता दीजिएगा। इसमें सिंपल से क्या बोलिएगा? स्थल मार्ग में सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, और वायु मार्ग तो वही है। हवाई मार्ग वही हुआ, वायु मार्ग, ठीक है। और एक बोल सकते हैं क्या, जल मार्ग भी कह सकते हैं। तो जल मार्ग में आप स्पेशली नाम जोड़िएगा किसको? जो कलकत्ता के जो हुई नदी पे बसा हुआ है, जो आपका जो पत्तन है वहाँ पे जो बंदरगाह है, उसका बात किया गया, ठीक है। पर्यटन स्थल में क्या क्या है यहाँ पे? ताजमहल, इलाहाबाद, गंगा यमुना संगम होता है, उस स्थान को प्रयागराज कहते हैं। पहले वहाँ का नाम था इलाहाबाद, अब पड़ गया है प्रयागराज। कब चेंज हुआ था? कब चेंज हुआ था? 2019 में। 19 से समझिएगा, लागू हुआ था 2019 से, मतलब बातचीत चला था। अब मतलब समझिए कि जैसे कोर्ट केस में काम चलता है ना, तो वो 2018 में हुआ था, लेकिन लॉ पूरे दुनिया में या पूरे भारत में लॉन्च हुआ क्या? 2019 में। तो 2019 से याद रखिएगा, ठीक है। 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। और क्या क्या कोई फेमस चीज़? चलिए, बट क्लियर है ना कोई चीज़? आज जो पढ़ी समय सब में कोई डाउट है? नहीं है। तो कोई सवाल करेगा कोई? हाँ करिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बताइए। बताते हैं। पर्णपाती वन क्या होता है? जहाँ घूमने जाते हैं जहाँ घूमने जाते हैं उसको पर्णपाती वन कहते हैं। जिसके पत्ते गिरते हैं, वो ना बताए थे, जिसका पत्ता उता गिर जाता है, झड़ जाता है गर्मी के मौसम में, वो पर्णपाती वन कहलाता है। लिखवाया नहीं है, बोल के बताए थे। चलिए, बढ़िया है, पर्णपाती वन हो गया। आप बताइए, मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन क्या होता है? खारा पानी, हाँ खारा पानी में उगता है पेड़ पौधा। हाँ, खारा पानी और कीचड़ से बना जो क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन, वहाँ पे उगे हुए सारे वनस्पति मैंग्रोव वन के अंतर्गत में आता है ना जी। और मैंग्रोव वन होता है। पाउडर असम में क्या उगाया जाता है? हाँ, इतना इजी क्वेश्चन पूछे हैं, लेवल देख के। क्या जी? धान उगाया जाता है। क्या आदमी है बताइए। चाय का बागान नहीं पड़े? तो फेमस है वहाँ का सर। इतना छोटा सा बात पूछे, बताइए। मेरे से नहीं पूछिएगा। आपसे पूछे, आप बता दीजिए।
गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो शहरों के नाम बताती सर। कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, हाँ पटना, कोलकाता, बस अरे बाप रे बाप 41 हो गया वाराणसी, जी। बस इतना इत्यादि। 6:41 हो गया है। जय सर। जाइए।